फिरोज़ गांधी कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। ये क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है और जिस पेपर पर आज हम बात करेंगे उस पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। आपके पाठ्यक्रम में प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पेपर के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो का एक खंड है पद्मावती समय, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और आपको उसे पढ़ना है। इसी पेपर के लिए आज ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। आज हम जिस क्वेश्चन को ले रहे हैं इस क्लास में, उस क्वेश्चन का नाम बता दूं आपको, वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी जिस सवाल पर आज हम बात करेंगे वो सवाल होगा रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रासो काव्य परंपरा क्या है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, और तमाम रासो ग्रंथों को लेंगे और इस प्रकार से हम निर्धारित करेंगे कि रासो की जो काव्य परंपरा है उसमें पृथ्वीराज रासो का स्थान किस प्रकार से आता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का तरीका वही रहेगा। मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा आपको, आप उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे और इस तरह से क्लास ये पूरी होगी। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि रासो काव्य परंपरा क्या है, ये कैसे प्रारंभ होती है। तो इस बारे में हम आपको बोल रहे हैं, आप उसे लिखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे और ये क्वेश्चन इस तरह से हम पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूरा होगा। ये पहला पार्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसके बाद आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। तो चलिए, पहली बात तो हम लिखते हैं कि आदिकाल में जैन काव्य परंपरा तथा वीर काव्य परंपरा दोनों में ही रास शब्द का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में जैन काव्य परंपरा तथा वीर काव्य परंपरा दोनों में ही रास शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि आदिकाल में 2 परंपराएं हैं जिनमें रास शब्द का प्रयोग किया गया है। एक है जैन काव्य परंपरा और दूसरी है वीर काव्य परंपरा। दोनों में ही रास शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन रास काव्य परंपरा और वीर काव्य परंपरा में भिन्नता केवल विषय वस्तु एवं शैली की है। जैन रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक वीर काव्य परंपरा में भिन्नता केवल विषय वस्तु एवं शैली की है। बता रहे हैं कि जो जैन रास काव्य परंपरा है और वीर रास काव्य परंपरा है, ये रास काव्य परंपरा तो है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर है, भिन्नता है। वो भिन्नता किसकी है? विषय वस्तु की है और शैली की है। विषय वस्तु की हम बात करें तो जैन काव्य परंपरा में धार्मिक विषयों पर बात की गई, सांप्रदायिक विषयों पर बात की गई, अपने नीतियों का प्रचार करने की बात की गई। और वीर काव्य परंपरा में जो रास ग्रंथ लिखे गए, रासो ग्रंथ लिखे गए, उनमें वीरोचित भावनाओं का वर्णन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी लोकप्रियता को देखकर जैनेतर कवियों का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। इसकी लोकप्रियता को देखकर जैनेतर कवियों का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और वीर गाथात्मक काव्य की सर्जना आश्रयदाता राजा के गुणगान के लिए हुई। आश्रयदाता राजा के गुणगान के लिए हुई। इसकी लोकप्रियता को देखकर जैनेतर कवियों का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और वीर गाथात्मक काव्य की सर्जना आश्रयदाता राजा के गुणगान के लिए हुई। तो जो रास काव्य परंपरा जैन साहित्य में प्रारंभ हुई, उसको देख करके जैन धर्म को ना मानने वाले यानी जो जैनेतर कवि थे, उन्होंने भी इस परंपरा को हाथों हाथ लिया और उस परंपरा को इन्होंने वीर गाथाओं की रचना के लिए प्रयोग किया। और उन वीर गाथाओं की रचना के प्रयोग का जो किया, उनका मंतव्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था अपने आश्रयदाता राजाओं के गुणगान करना, अपने राजाओं की प्रशंसा करना। चलिए, अगली बात हमें जानते हैं कि जो रासो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
तो जरा हम जान लेते हैं कि कौन सा विद्वान किस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति स्वीकार करता है। इसको लेकर के काफ़ी मत वैभिन्न है, उन सारे मतों को हम फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, रासो शब्द का जो व्युत्पत्ति है वो सबसे पहली बात तो ये मानते हैं कि गारसा द तासी कहते हैं कि ये जो रासो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति हुई है राजसूय शब्द से। तो वहीं हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि नहीं, इसकी व्युत्पत्ति हुई है राजयश शब्द से। आचार्य शुक्ल की बात करें तो वो कहते हैं रसायन से रास हुआ और रास से फिर रासो हो गया, यानी रसायन, रास और फिर रासो। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं इसकी व्युत्पत्ति रास नामक शब्द से हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इसकी व्युत्पत्ति हुई रासक शब्द से। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं इसकी उत्पत्ति हुई रासौ, रासौ से रस बना और रस से रासो हो गया। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और चंद्रबली पांडे, इन तीनों विद्वानों का मत है कि इसकी व्युत्पत्ति हुई है रासक शब्द से। फिर आते हैं हमारे सामने गणपति चंद्र गुप्त, ये कहते हैं इसका मूल शब्द था रासक, रासक से हो गया रास, रास से हो गया रासा, रासा से हो गया रासु और रासु से हो गया रासो। फिर अगले विद्वान आते हैं नरोत्तम स्वामी, ये कहते हैं रसिक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई। और हमारे अंतिम विद्वान हैं काशी प्रसाद जायसवाल, श्याम सुंदर दास और कवि श्यामल दास। काशी प्रसाद जायसवाल, श्याम सुंदर दास और कवि श्यामल दास ये मानते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है रहस्य शब्द से। तो इस प्रकार से हमने इस पॉइंट में ये देखा कि कौन से विद्वान रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में उस मूल शब्द की बात करते हैं जिस मूल शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई। ते मैंने पूरी परंपरा देखी, गारसा द तासी से लेकर के कवि श्यामल दास तक। अब अगले पायदान पर हम चर्चा करेंगे कि रासो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आप डालेंगे हेडिंग रासो साहित्य की विशेषताएं और लिखेंगे इसमें आदिकाल में अधिकांश वीरगाथात्मक साहित्य चारण कवियों द्वारा, आदिकाल में अधिकांश वीरगाथात्मक साहित्य चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए लिखा गया। आदिकाल में अधिकांश वीरगाथात्मक साहित्य चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए लिखा गया। इस साहित्य में सामंती जीवन की संपूर्ण झांकी मिलती है। इस साहित्य में सामंती जीवन की संपूर्ण झांकी मिलती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वीरगाथात्मक साहित्य मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा गया और उनकी प्रशंसा भी कैसी, अतिशयोक्तिपूर्ण। इस अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में आपको क्या मिलेगा, पूरी तरह से सामंती जीवन की आपको झांकी मिलेगी, क्योंकि सामंतों का प्रभाव उस जमाने में बहुत अधिक हुआ करता था। अगला लिखेंगे रासो साहित्य में युद्ध एवं प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। रासो साहित्य में युद्ध एवं प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है, जिसमें वीर एवं श्रृंगार रस प्रमुख है। अब जाहिर सी बात है, जब युद्ध की बात की जाएगी तो वीर रस होगा और जब प्रेम की बात की जाएगी तो श्रृंगार रस होगा। इसलिए रासो साहित्य में युद्ध एवं प्रेम का वर्णन अधिक हुआ, जिसके कारण से वीर एवं श्रृंगार रस की प्रमुखता हो गई। नेक्स्ट, इस साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। इस साहित्य में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं, रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध या अर्ध प्रामाणिक मानी जाती हैं। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध या अर्ध प्रामाणिक मानी जाती हैं, जैसे खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। रासो साहित्य में छंदों का जितना वैविध्यपरक प्रयोग हुआ,
रासो साहित्य में छंदों का जितना वैविध्यपरक प्रयोग हुआ उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। रासो साहित्य में छंदों का जितना वैविध्यपरक प्रयोग हुआ उतना उसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ। रासो साहित्य की भाषा शैली डिंगल और पिंगल है। रासो साहित्य की भाषा शैली डिंगल और पिंगल है। डिंगल शैली का प्रयोग वीरत्व के स्वर के लिए किया जाता था। डिंगल शैली का प्रयोग वीरत्व के स्वर के लिए किया जाता था और पिंगल शैली का प्रयोग कोमल कांत पदावली या प्रेम आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था। पिंगल शैली का प्रयोग कोमल कांत पदावली हेतु अर्थात प्रेम और श्रृंगार आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता था। अब हम देखेंगे अगली हेडिंग। अब हम देखेंगे कि हमारे जो रासो काव्य हैं उन रासो काव्यों का एक संक्षिप्त परिचय लेंगे और उसके अंतर्गत हम पृथ्वीराज रासो का स्थान निर्धारित करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रासो काव्य। प्रमुख रासो काव्य। और इसके अंतर्गत जिस हम पहले रासो को लेंगे वह है खुमाड़ रासो। आप डालेंगे हेडिंग प्रमुख रासो काव्य के अंतर्गत एक उप हेडिंग पड़ेगी खुमाड़ रासो। इसमें लिखेंगे आप दलपत विजयकृत 9वीं शताब्दी का यह प्रबंध काव्य है। दलपत विजयकृत 9वीं शताब्दी का यह प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमाड़ की वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमाड़ की वीरता का वर्णन किया गया है। 5000 छंदों का यह एक विशाल काव्य ग्रंथ है। 5000 छंदों का यह एक विशाल काव्य ग्रंथ है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन्होंने कहाँ में लिखेंगे डैश करके इन्होंने कहाँ में लिखेंगे, कोटेशन है ये। इस ग्रंथ की चर्चा आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस ग्रंथ की चर्चा आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला ग्रंथ रासो काव्य परंपरा का, नाम है खुमाड़ रासो। अब आते हैं हमने दूसरे ग्रंथ पर। नाम है इसका विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। नल्ल सिंह भट्ट कृत 11वीं शताब्दी का यह रासो ग्रंथ है। नल्ल सिंह भट्ट कृत 11वीं शताब्दी का यह रासो ग्रंथ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अप्रामाणिक ग्रंथ है। मैंने पहले ही आपको चर्चा की कि रासो काव्य परंपरा में तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता को लेकर के काफ़ी संदेह है। कुछ लोग कहते हैं प्रामाणिक है, कुछ लोग कहते हैं अप्रामाणिक है, कुछ लोग कहते हैं अर्ध प्रामाणिक है। तो विजयपाल रासो भी ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रामाणिक ग्रंथ है। 42 छंदों में रचित यह एक वीर गीत काव्य है। 42 छंदों में रचित यह एक वीर गीत काव्य है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति वर्णन किया गया है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ग्रंथ हम लेंगे बीसल देव रासो। हेडिंग डालेंगे आप बीसल देव रासो। इसमें लिखेंगे बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है।
बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। 4 खंडों में विभाजित इस रचना में 128 गेय छंद हैं। 4 खंडों में विभाजित इस रचना में 128 गेय छंद हैं। अब हम देख लेते हैं जो 4 खंड हैं, इन 4 खंडों में क्या क्या है। तो लिखेंगे आप, प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री, प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर, दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। दूसरे खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष तक रहना। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना, तथा बीसल देव का वहां राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। अगला पॉइंट लिखेंगे, बीसल देव रासो घटनात्मक काव्य नहीं, एक वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो घटनात्मक काव्य नहीं, एक वर्णनात्मक काव्य है। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। अब हम अगला पॉइंट लेंगे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और सबसे पहली बात लिखेंगे कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। पहला मत लिखेंगे, रासो पूर्णतः प्रामाणिक रचना है। रासो पूर्णतः प्रामाणिक रचना है। इसके अंतर्गत लिखेंगे, रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में, रासो को यानी पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं। पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं। इन सभी विद्वानों ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी से संपादित, इन सभी विद्वानों ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी से संपादित रासो संस्करण को प्रामाणिक माना है। रासो संस्करण को प्रामाणिक माना है। इन सभी विद्वानों ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी से संपादित रासो संस्करण, ये इसका बृहत्तम संस्करण है, को प्रामाणिक माना है।
इस संस्करण में 69 समय 69 समय हैं। समय मतलब सर्ग या खंड या कांड। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में कांड, सर्ग या अध्यायों का नाम है समय। तो 69 सर्ग या खंड नहीं बल्कि 69 समय हैं इसमें। इस संस्करण में 69 समय हैं और 16,306 छंद हैं। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इस ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना भी की, जो कि निराधार है। पांड्या ने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की, जो कि निराधार है। अब हम दूसरा बिंदु लेंगे, पूर्णतः अप्रामाणिक रचना है। सबसे पहला बिंदु लिया मैंने कि पृथ्वीराज रासो पूर्णतः प्रामाणिक रचना है। दूसरा बिंदु लेंगे, पृथ्वीराज रासो पूर्णतः अप्रामाणिक रचना है। और इसके अंतर्गत लिखेंगे, सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर अंग्रेजी विद्वान हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। वर्ष था 1875 ईस्वी। रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वाले अन्य विद्वानों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कुल मिला के सारे विद्वानों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं जो पूर्णतः इसे अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर वूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सभी विद्वान इसे पूर्णतः प्रामाणिक और जाली ग्रंथ घोषित करते हैं। ये सभी विद्वान पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रामाणिक एवं जाली ग्रंथ घोषित करते हैं। इसमें उल्लिखित नाम, घटनाओं और संवत को मनगढ़ंत मानते हैं। यानी इस ग्रंथ में उल्लिखित नाम, घटनाओं और संवत को ये सभी विद्वान मनगढ़ंत मानते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था रासो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। 3 पॉइंट थे, रासो पूर्णतः प्रामाणिक है, रासो पूर्णतः अप्रामाणिक है और तीसरा और अंतिम पॉइंट है रासो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। यानी अर्ध प्रामाणिक का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रामाणिक है, कुछ हिस्सा इसका प्रामाणिक है और कुछ हिस्सा इसका अर्ध प्रामाणिक है। तो अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं उनका नाम लिख लीजिए। मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार से हमने देखा कि रासो काव्य प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है या अर्ध प्रामाणिक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही आपके ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपने ठीक से सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और इसके अगले पार्ट को भी बहुत जल्द रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। आप पढ़ें लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।